मेरा सवाल पोद्दार साहब आपसे है। एक तरफ जहां विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर हिंदुस्तान उभरा है, दूसरी तरफ महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जमीनी स्तर पर क्या अंतर है और आंकड़ों में अंतर है? देखिए सबनम, मैं इस बात को इस तरीके से शुरू करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जिस तरीके से बहुत दिनों से मैं आपके चैनल पे भी मैंने बोला था कि कांग्रेस को और जनता के बीच में जाना चाहिए, कांग्रेस को जनता के मुद्दों को लेकर जाना चाहिए। और जो आपने सवाल किया, मैं उसी बात से संबंधित ये बात कहूंगा कि आज कांग्रेस कम से कम ये है कि भाई देर आए दुरुस्त आयद वाली स्थिति के अंदर है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे आज कांग्रेस लेकर के और रामलीला मैदान के अंदर रैली कर रही है या भारत जोड़ो यात्रा के नाम से लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप से ये चीज देख करके एक सुखद लगता है कि एक भारत जैसा बहु राज्य देश जो हमारा एक गणतांत्रिक देश है और इसके अंदर एक विपक्षी पार्टी होने, एक मजबूत विपक्षी पार्टी होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना मजबूत विपक्ष के सबनम आप ये मान के चलिए सत्ताएं निरंकुश हो जाती है और इसके अंदर कोई भी सत्ता हो किसी को भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और कांग्रेस जिस तरीके से अब ऐसा लग रहा है कि भाई अगर पुनर्जीवित या पुनर्निर्माण के लिए अपने आप को तैयार कर रही है तो ये देखने में सुखद लगता है। और रही बात जो महंगाई बेरोजगारी की बात है, तो देखिए निश्चित रूप से सरकारी आंकड़े अलग कुछ कहते हैं और ये निश्चित रूप से ये चीज देखने में आ रही है, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस देश के अंदर जो एक वैराग्य जो बढ़ता जा रहा है, यानी कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, इसके अंदर जो ये अंतर जो बढ़ता जा रहा है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो गरीब है उसके लिए इस समय अपना घर चलाना, अपना परिवार चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। और जो बात करें अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, देखिए वो बता रहे थे कि 2014 से पहले महंगाई के आंकड़े ये थे वो थे। देखिए सबनम, इसके अंदर इनको ये समझनी चाहिए कि भाई अगर उस समय कोई समस्या थी, उस समय महंगाई बहुत ज्यादा थी और सरकार सही रूप में कार्य नहीं कर रही थी, इसीलिए तो जनता ने आपको बिठाया था सरकार में। अब आपको तो उन चीजों को समझना पड़ेगा। अब 2014 के बाद में लगभग आप ये मान के चलिए आपने दूसरा कार्यकाल पूरा करने की स्थिति में चल रहे हैं और अगर अभी भी आप अगर अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे तो जनता तो आपसे सवाल पूछेगी। तो देखिए सबनम, इसके अंदर मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी बोलते तो है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन मैं जहां तक देखता हूं कोई भी कार्य करते समय वो चीज ऐसी नजर नहीं आती। प्रधानमंत्री जी ने एक बार लाल किले से बोला था, मुझे बहुत सुखद लगी वो बात, कि उन्होंने कहा कि जब इस देश का नागरिक एक कदम आगे बढ़ेगा तो ये देश 130 कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन जब भी पॉलिसियां बनाते हैं, चाहे जीएसटी की पॉलिसी बनाए, चाहे एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाए, जो भी पॉलिसी बनाते हैं तो संबंधित प्रभावित पक्ष को बिल्कुल भी साथ नहीं लिया जाता। नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बैठ कर के अंदर वो लोग जो पॉलिसियां बना देते हैं जिन्होंने कभी, आप ये मान के चलिए, जो सदर बाजार दिल्ली की बात करता हूं या पुरानी दिल्ली के अंदर 10 बाई 10 की दुकान के ऊपर आदमी कैसे व्यापार कर रहा है, वो शायद अपने पूरे जीवन के अंदर उस दुकान के अंदर। मिश्रा जी, आंकड़ों में तस्वीर जुदा है और रियलिटी अलग है। अगर ग्राउंड पर आप देखेंगे तो जो श्रम पोर्टल है उसके आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, 27 करोड़ लोगों ने पंजीकरण किया, इसमें 94% बताया कि वो हर महीने 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। आर्थिक असमानता क्यों बढ़ रही है जब देश बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ रहा है? बेरोजगारी को लेकर आप बात करते हैं कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था बूस्ट हो रही है जैसे कि आप कह रही हैं पहले के मुकाबले, तो फिर आर्थिक असमानता क्यों बढ़ रही है? महंगाई एक बड़ा चैलेंज है सर, ये मानिए आप, भले ही आप नहीं मानेंगे अभी, लेकिन ये मानिए महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। और कांग्रेस के आप जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ 2 स्टेट के अंदर डायरेक्ट सरकार के अंदर है कांग्रेस, इस बात पर भी गौर कीजिए। बाकी स्टेटों में आपकी सरकार है, आंकड़ा आपके पास ज्यादा है। पोद्दार साहब जी, देखिए सबनम जी, सबसे पहले तो अभी जो मैं आपके पैनल पे सुन रहा था, मेरे को इस चीज को देख करके बहुत क्षोभ होता है, मुझे बहुत दुख होता है इस चीज को देख करके कि हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। कि जितना भी तमाम विपक्षी दल है आजकल एक ही चीज देखने में आया हुआ है कि अडानी अंबानी को गाली दो और जनता को भटकाओ। अरे भैया, सीधी सी बात है, ऐसा कौन सा देश होगा जो अपने देश की जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जो हमारी जो इस समय जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली जो कंपनियां हैं, उनको गाली देने वाले कौन लोग होंगे? लेकिन यहाँ पे होता क्या है, कदाचित अगर कांग्रेस सरकार की बात करूं, राजस्थान के अंदर गौतम अडानी के साथ अगर कांग्रेस सरकार अगर वहां 22,000 करोड़ रुपए का अनुबंध करती है और 1 रुपया मीटर के हिसाब से उनको वहां पे 5 लाख मीटर जमीन अगर दे देती है
है, तब तो गौतम अंबानी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आकर के केंद्र सरकार को घेरने के लिए अडानी अंबानी की सरकार हो जाती है। बात करें अगर आम आदमी पार्टी वाले जो अभी बोल रहे थे, तो मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर 3 बिजली कंपनियां, 3 बिजली वितरण कंपनियां हैं, जिनके अंदर 2 वितरण कंपनियां रिलायंस की हैं, यानी कि मुकेश अंबानी की सब्स्टिट्यूटरी कंपनियां हैं। उनको दिल्ली सरकार हर महीने 450 करोड़ रुपए से ऊपर की सब्सिडी देती है, जो जनता को 200 यूनिट वाली और जो तमाम जितनी बातें हैं। सरकार बनने से पहले 2013 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम इन बिजली कंपनियों की ऑडिट करवाएंगे। मैडम, आज 9 साल होने को आए, अभी तक बिजली कंपनियों की कोई ऑडिट और उस विषय पे कोई चर्चा नहीं। यानी कि कहने का तात्पर्य, अगर मैं इसको इनकी भाषा में कहूं तो अंदर खाते ये भी क्या रिलायंस को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है शबनम, कम से कम हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, जो उद्योगपति संस्थाएं हैं, उनका कम से कम इतना वो ना करें, इतना उनके ऊपर इतनी छिछालेदर ना करें कि कोई भी विदेशी या कहीं का भी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में आते हुए 4 वर्षों से। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर बाबा रामदेव एक गांव से पैदा हुआ, एक ओबीसी वर्ग से पैदा हुआ, यादव परिवार से पैदा हुआ बच्चा, वैसे तो ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन अगर बाबा रामदेव अपनी पतंजलि खड़ी कर लेता है और यहाँ पे सामान बेच करके, वो कोई किसी का गला दबा करके, चक्कू गले पे लगा करके पैसा नहीं खींच रहे हैं। लेकिन पोद्दार साहब, आप कह रहे हैं कि 2 बड़ी कंपनियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो इन 2 ही कंपनियों को क्यों दी जा रही है, ये भी तो सवाल उठता है ना। और आज आलम देखिए, आप रिलायंस का जिक्र कर रहे हैं, जो आप मोबाइल पैक लेते हैं वो किस कीमत का था और अब क्या कीमत है उसकी, ये भी समझाइए। नहीं मैडम, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। देखिए, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जो व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर आजकल एक जो चलती है गला काट प्रतिस्पर्धा, आपने सुना होगा, आपने अर्थशास्त्र के अंदर इसको पढ़ा होगा। और गला काट प्रतिस्पर्धा के अंदर किसी समय टाटा और बिरला की टक्कर हुआ करती थी। उस टाइम पूरे देश में टाटा बिरला ही नजर आते थे। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी बदली है, उन लोगों ने अपनी तकनीक नहीं बदली, अडानी अंबानी उस तकनीक को लेकर के आए और उनकी जो पॉलिसियां है बिजनेस की और गला काट प्रतिस्पर्धा के अंदर जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसको कमा रहे हैं। अडानी राजनीतिक घराने क्या सियासी गलियारों में डायरेक्ट दखल रखते हैं? नहीं, मेरा सवाल ठीक है सर, मैंने अभी आपको पूरा टाइम दिया, पूरा कर दो अगर अनुमति हो तो। ठीक है, कंप्लीट कीजिए जल्दी। देखिए, गौतम अडानी आज अगर दुनिया का तीसरा रिचेस्ट व्यक्ति है, तो वो अपने शेयर कीमत के आधार पे, आज उनके अगर शेयर गिर जाएंगे तो गौतम अडानी आज भी कंगाल होने की स्थिति में है। तो कहने का मतलब उनके शेयरों को किसी सरकार ने नहीं बढ़ा रखा। ठीक है, लेकिन जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स होंगे उतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, लोगों को उतना फायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन होगा कि किस कंपनी का सामान जो है कितने लोग खरीदे, इसको लेकर कंपटीशन होगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने से आप गदगद नजर आ रहे हैं, ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन जरा आंकड़ों पर भी गौर कर लिया जाए। अगर बात की जाए ब्रिटेन की आबादी की, पोद्दार साहब मेरा सवाल आपसे है ये, ब्रिटेन की आबादी 7.25 करोड़ है और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है इस वक्त? करीब 138 करोड़। और अगर प्रति व्यक्ति आय के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय $45,000 से ऊपर है और हिंदुस्तान की कितनी है? $2,000 प्रति वर्ष। क्या कहेंगे आप? देखिए शबनम, ऐसा है कि मैं बहुत चीजों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चीजों से सहमत होता हूं, लेकिन जहां मामला आर्थिक नीतियों का आता है, देखिए आज आप विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, या आपने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया, और तमाम आप $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तमाम सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज बड़ी दुखदाई होती है, और वो ये दुखदाई होती है कि आपको आज भी 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज फ्री में देना पड़ता है, उनको जिंदा रखने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए आपको 80 करोड़ लोग, मतलब क्या है कि ये आर्थिक असमानता है ना, इसका मतलब ये हुआ ना। और जिस तरीके से जो भी नई पॉलिसियां 2014 के बाद में आर्थिक नीतियों के अंदर जो मोदी जी ने बनाई है, चाहे मैं जीएसटी की बात करूं, चाहे मैं तमाम चीजों की बात करूं, देखिए इसके अंदर मैं बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि यहाँ का जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है, यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, वो यहाँ पे लघु एवं मध्यम वर्ग के जितने भी व्यवसायी है, उद्योगपति है, उद्यमी है, फैक्ट्रियां हैं, उनके ऊपर संचालित है। और आज जो सरकार ने कार्य कर दिया, आज तक
सन 1947 के बाद में जो भी टैक्सेशन व्यवस्था हमारे यहाँ हुआ, बहरहाल इन सब के बीच लबोलुआब यही है कि कांग्रेस अब सड़कों के ऊपर नजर आ रही है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा हुआ है और सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है। ठीक है तौसीफ साहब, ठीक है, वाइंड अप करना है, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ राहुल गांधी ने कई ऐसे सवाल भी उठा दिए हैं जिस पर आगे भी सियासत गर्म हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आदाब।